जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 143 भारत में राज्य की राजनीति के बारे में। तो इस बुक में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें से आपको क्या है, पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर 400 शब्दों में देना है, एक क्वेश्चन का मार्क्स 20 नंबर का है। तो ये भाग 1 है। भाग 1 में आपके 4 क्वेश्चन है। भाग 2 है, भाग 2 में भी आपके 4 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें ऐसे करते हो, ऊपर पहले भाग से आप 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो नीचे वाले में से 3 करने पड़ेंगे, और नीचे वाले में 2 करते हो तो ऊपर वाले भाग से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा ऐसे कुछ, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें इसकी 3 वीडियो आएंगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की, जिसमें आपकी 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब अगर 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा 100 मार्क्स का, जिसमें अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको 90+ मार्क्स इजीली प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1980 के दशक में राज्य राजनीति का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 1980 के दशक के बाद राज्य की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए, और इसमें आपको जो परिवर्तन आया है उसमें क्या पहचानना है, राजनीति को, भूमंडलीकरण को, क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ था वो, किसान आंदोलन और विद्रोही आंदोलन हुए थे ना, उनमें राज्य की राजनीति को कैसे प्रभावित किया था। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का क्या देना है, एक परिचय देना होगा। तो इस क्वेश्चन में परिचय में आप क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ। 1980 के दशक के बाद भारत की राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। इस काल में पहचान आधारित राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उदय, किसान आंदोलन, भूमंडलीकरण, विभिन्न राज्यों में विद्रोही आंदोलन ने राज्य की राजनीति को नई दिशा प्रदान की है। इन परिवर्तनों का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा है। तो इसमें क्या क्या प्रभाव पड़े, पहचान की राजनीति का उदय हुआ। तो 1980 के दशक के बाद की घटनाक्रम, जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठबंधन की राजनीति बारंबारता हमें देखने को मिली। तो 1980 के दशक के बाद जो जाति, धर्म, क्षेत्रीय पहचान पर आधारित राजनीति का जो विस्तार हुआ ना, वो हमें इसमें देखने को मिला। तो पहचान की राजनीति में आपको बहुत सारे राजनीतिक दल उभरते हुए दिखेंगे, जिसमें एक था बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये क्या थी, इस बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दलित राजनीति क्या है, थोड़ी उभर कर आई थी। फिर बाद में आपको इसमें देखने को मिलेगा जनता दल। तो जनता दल के माध्यम से पिछड़े वर्गों की राजनीति का उदय हुआ था। फिर इसके बाद कुछ स्टेट हैं जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश, इसमें जाति आधारित राजनीति क्या है, लामबंदी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर इसके बाद हमें देखने को पड़े इसमें आरक्षण जैसे नए मुद्दे। तो आरक्षण, नए राज्यों की मांग और संसाधनों से अधिक जैसे प्रमुख मुद्दे इसमें बने, जो कि पहचान की राजनीति को प्रभावित करते हैं। फिर देखते हैं इसमें भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। तो इसमें 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भूमंडलीकरण ने राज्य की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसमें क्या क्या पॉइंट आप लिखेंगे, कैसे प्रभावित किया। तो केंद्र की शक्ति इसमें क्या है, अपेक्षाकृत थोड़ी कमज़ोर हो गई थी पहले के मुकाबले। राज्यों की जो भूमिका थी वो क्या हो गई थी, राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ गई थी। जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ गई थी। जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। अगर क्या है, मान लो कि बाहर से कोई बिजनेस आ रहा है, कंपनी आ रही है, तो उसमें क्या है, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि इसमें हम इनको ज़्यादा प्रिविलेज देंगे, ये ज़्यादा हमारे यहाँ, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, हमारा राज्य और राज्यों से आगे बढ़ सके। तो क्या देखने को मिला, राज्यों की वो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। फिर क्या हुआ, कुछ राज्यों ने अधिक विकास किया जबकि कुछ राज्य इसमें पिछड़ गए थे। तो क्या है, इसका कुछ वो हुआ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम हुए, नेगेटिव है। तो कुछ क्या है, कुछ राज्य क्या हुए, थोड़े उभर गए, उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली, और कुछ क्या है, पिछड़ गए, जिन्होंने डेवलपमेंट वगैरह में पीछे रह गए, जैसे कि बिहार, झारखंड वगैरह स्टेट हैं, ये थोड़े ज़्यादा पिछड़ गए। जैसे गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, ये थोड़े स्टेट आगे डेवलप चल गए। किसी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, किसी ने एजुकेशन में, अपना किसी न किसी रोल में आगे बढ़ गए थे। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और दाताओं से सीधे संपर्क के अवसर प्राप्त हो गए थे। जो स्टेट थे उनको क्या है, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ है ना,
और जो उनके दाताएं हैं उनसे सीधे संपर्क के अवसर प्राप्त हो गए। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डोनर और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तौर पर उनसे समझौता कर सकते थे और विभिन्न एजेंसियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से समझौता करके, किंतु इनके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत होती थी, लेकिन मैक्सिमम हाथ इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ही रहता था, जिससे इनको बेनिफिट हुआ। फिर है विद्रोह एवं राज्य की राजनीति इसमें देखने को मिली। तो विद्रोह और उग्रवाद का प्रभाव क्या पड़ा, तो इसमें 1980 के दशक के में कई राज्य क्या हुए, उग्रवादी और स्वायत्तता, जो बहुत सारे स्टेट थे जैसे कि पंजाब, उत्तर पूर्वी बिहार, जम्मू कश्मीर में ये हमें देखने को मिला। तो इसमें कैसे देखने को मिला, पंजाब में हमें क्या देखने को मिला, पंजाब में बहुत ज़्यादा उग्रवाद बढ़ गया था। वो चाहे किसी मुद्दे को लेकर हो, भाषा के मुद्दे को लेकर हो या किसी और अन्य मुद्दे को, तो उनमें उग्रवाद बढ़ गया था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या देखने को मिला, अलगाववादी गतिविधियाँ हमें देखने को मिली। और जो उत्तर पूर्वी स्टेट है हमारे, उन राज्यों में क्या है, स्वायत्तता आंदोलनों की मांग होने लग गई। तो ये विद्रोह और उग्रवाद का प्रभाव हमें देखना पड़ा। इसमें उल्फा, जिसे क्या बोलते हैं, असम में उल्फा है ना, और बोडो, कार्बी जैसे ये समूह है ना, अपनी पहचान और अधिकारों के लिए क्या है, इन्होंने आंदोलन कर दिए। इन आंदोलनों ने संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के बीच में प्रभावित किया है इन्होंने। तो ये हमारे क्या है, विद्रोह और उग्रवाद था। इसमें एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं विद्रोह की राजनीति। इसमें एक ऐड करना है आपको, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया था। तो उसको क्या है, इन क्वेश्चन में यही मर्ज कर दिया गया है। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा क्षेत्रीय दलों का, ये क्या हो गया था, उदय हो गया था। तो इस काल में 1980 के दशक है ना, इस काल में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की शक्ति बढ़ गई थी। इनमें प्रमुख क्षेत्रीय दल कौन कौन से थे वो इसमें बताया गया है। एक तो है बहुजन समाज पार्टी, फिर आता है इसमें समाजवादी पार्टी जो इससे अलग हो गई थी, बाद में क्या है, समाजवादी पार्टी आई। फिर शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब में थी, फिर राष्ट्रीय लोक दल देखने को मिली, फिर इसमें क्या है, बीजू जनता दल जो कि बीजेडी के रूप में देखने को मिला, बीजू जनता दल। फिर तेलुगु देशम पार्टी, ये क्या है, टीडीपी बोलते हैं, एआईडीएमके और डीएमके, ये साउथ इंडिया में हमें इनकी डेवलपमेंट देखने को मिली। शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उभर कर आई, और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिली। तो ये जो क्षेत्रीय दल है इनका उदय हो गया था। तो इन दलों ने क्या किया, गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा दिया और राज्य और राजनीति की दोनों को प्रभावित किया। तो ये हेडिंग हो जाएगी हमारा, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव हमें देखने को मिला। फिर इसमें एक चीज़ और देखना है, एक चीज़ और ऐड करनी है आपको, इसमें किसान आंदोलन को और ऐड करना है कि किसान आंदोलन के विस्तार कैसे हुए। तो किसान आंदोलन इस दौर में बहुत सारे राज्यों में किसान संगठनों का उदय हो गया था। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भारतीय किसान यूनियन बन गई थी। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें एक हेडिंग डाल देना यहाँ से, इसमें हेडिंग नहीं डाली हुई। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में भारतीय किसान यूनियन हो गई थी। और महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शेतकारी संगठन का निर्माण हो गया था। गुजरात में खेडूत समाज और कर्नाटक में राज्य रायत संघ, तो इनका उदय हो गया था। 1970 के दशक में किसान आंदोलन सत्ता में भागीदारी पर केंद्रित थे, जबकि 1980 की बात करें तो के दशक में किसान के मुद्दे बाजार, अर्थव्यवस्था और कृषि नीतियों से जुड़े हुए थे। तो ये हमें 1980 के दशक में राज्य की राजनीति का हमें वर्णन देखने को मिला, जिसका हमने आंसर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें आप लास्ट में इसका निष्कर्ष भी ऐड कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष रहा है। तो 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में पहचान आधारित राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उदय, किसान आंदोलन, भूमंडलीकरण, विद्रोह आंदोलन के कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। इन परिवर्तनों ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक बहुलवादी, प्रतिस्पर्धा बनाया, जबकि राज्य की राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति की का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बलवंत राय मेहता समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्ट पढ़ रहे हो, बिना बुक के पढ़ रहे हो, तो एक तो होता है चैप्टर वाइज करते हो तो आप नॉलेज आपको बराबर गेन होती रहती है कि कौन कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक आप डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपको करना क्या है। तो बलवंत राय मेहता है इनकी समिति, तो बलवंत राय मेहता की समिति 1957, तो इसके द्वारा कुछ सिफारिशों के बारे में पूछ रहा है। तो इस उत्तर में आपको क्या बताना है, समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, जो ये समिति बनी इसका उद्देश्य भी होगा कुछ ना कुछ, इसकी मुख्य सिफारिशें, इनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। और जो विशेष रूप से पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसकी हमें देखनी है, क्योंकि यह समिति सबसे महत्वपूर्ण है।
तो जैसे कि मैंने बताया पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो ये कहीं ना कहीं पंचायती राज से जुड़ी हुई समिति है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे परिचय क्या होगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953, इन दोनों की प्रगति कमियों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अप्रैल 1958 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था। सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। 1958 में अपनी इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी, प्रस्तुत की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, इसकी इन्होंने क्या की, सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिसे आगे चलकर किसका नाम दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था का नाम पुकारा गया। तो इसे बोलते हैं बलवंत राय मेहता की समिति, जिसे बाद में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इनकी एक कमेटी का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंप दी थी। 1 अप्रैल 1958 को इसे लागू कर दिया गया था। इसका गठन क्या है क्या नहीं है, इसकी सारी डिटेल मैंने ऊपर आपको बता दी है, थोड़ा ये याद रख लेना। तो इसके 3 स्तर थे। कौन कौन से स्तर थे? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत थी, खंड स्तर पर पंचायत समिति थी, जिला स्तर पर जिला परिषद थी। तो इसमें हम एक एक करके इसकी डिटेल को देखेंगे कि कैसे हैं। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख सिफारिशें थी। तो इसमें आप हेडिंग डाल लेना, एक हेडिंग डाल लेना मेरे कहने पर कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। पहला पॉइंट इसमें आएगा, पहली हेडिंग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें आपका ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करना, जो कि आपको बता दिया है। ग्राम पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पर खंड पर पंचायत समिति, जिला पर जिला परिषद का निर्माण करना है। तो यह समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश क्या थी? ग्राम पंचायत का गठन। दूसरी सिफारिश थी कि ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे निचली इकाई होती है, जो कि आपको पता होगा। इसका सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कि गांव के लोग, जो कस्बे के लोग होते हैं, वो वोट डालते हैं और डायरेक्ट अपना प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार चुनते हैं। ग्राम स्तर पर विकास और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को ग्राम के विकास की और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती है। इसकी थर्ड हेडिंग डाल देना, पंचायत समिति के प्रमुख कार्यकारी संस्था बनाना। तो पंचायत समिति को प्रमुख कार्यकारी संस्था बनाना है। पंचायत समिति क्या होती है? जो कि खंड पर होती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत, जिला परिषद दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करती है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और इनकी मुख्य जो जिम्मेदारी है वो पंचायत को, समिति को दी जाए। तो ग्राम पंचायत के बारे में हमने देख लिया कि ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके बारे में एक बार डिटेल में भी पढ़ देंगे। फिर आप लोग पंचायत समिति के बारे में बता रहा हूँ कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का कार्य करती है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी पंचायत समिति को दी जाती है। ब्लॉक स्तर को प्रशासन और विकास की मुख्य इकाई बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारी पंचायत समिति है। अब बात करते हैं जिला परिषद की। तो जिला परिषद पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है। यह जिले की विकास योजनाओं और समन्वय का नियंत्रण करते हैं। पंचायत समितियों के कार्य की निगरानी करते हैं, जिसे जिला परिषद बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें और दूसरा उद्देश्य क्या था, गांव और जिले के बीच में खंड का निर्माण करना। तो समिति ने सुझाव दिया था कि विकास कार्यों के लिए गांव से बड़ा और जिले से छोटा क्षेत्र बनाया जाए, जिसे खंड बोलते हैं। तो इसमें खंड का निर्माण करने के लिए बोला गया है। फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया जाए। ग्राम पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाए। पंचायत समिति और जिला गठबंधन अप्रत्यक्ष द्वारा किया जाए। फिर कार्यकारी विचारात्मक कार्यों का प्रथिकरण किया जाए। वित्तीय प्रशासनिक अधिकार दिया जाए। तो ये इस प्रकार इसमें बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने ये अपने क्या दिए थे, मुख्य सिफारिशें रखी थी। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले मुख्य सिफारिशों में पंचायती ग्राम पंचायतों के बारे में रखी थी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं जिसमें सबसे पहले स्तर पर आती है ग्राम पंचायत। देश में पंचायती राज का निचला स्तर क्या है? ग्राम पंचायत। इसमें अधिकांश राज्यों में क्या करना है? पंचायत के रूप में जाना जाता है। पंचायत के सदस्य क्या करते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव चुनते हैं। फिर जो सदस्यों की गांव की जनसंख्या के आधार पर क्या है, निश्चित किया जाता है कि कौन कितने क्या होंगे। एक गांव में एक प्रधान भी हो सकता है, 2 प्रधान भी, 3 प्रधान भी, तो वो गांव की जनसंख्या पर डिसाइड होते हैं। एकल सदस्य चुनाव के क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। डायरेक्ट चुनाव होते हैं, डायरेक्ट उसमें चुने जाते हैं। और इसकी खासियत क्या है, इसमें आरक्षित सीटें होती हैं। 1/3 महिलाओं के लिए होती है, कुछ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए होती हैं, जिसमें 1/3 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए रखी जाती है। तो इसमें क्या है, आरक्षण का भी है। तो अलग अलग राज्यों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हरियाणा वगैरह में, इस जो राजस्थान है, इनमें इनको सरपंच बोला जाता है।
उत्तर प्रदेश साइड इनको प्रधान बोला जाता है और बिहार साइड इनको मुखिया से पुकारा जाता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है जो दोनों पंचायतों के सदस्य, जो दोनों को पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायतें क्या कहने हैं, साधारणतः 1 महीने में एक बार अपनी बैठक करते हैं। तो 1 महीने में इनको एक बार अपनी बैठक करनी होती है। पंचायत होती है जो पंचायतें सभी स्तर पर अपना काम चलाने के लिए समितियाँ गठित करती हैं। तो ये हो गया ग्राम पंचायत। इसी प्रकार ग्राम समिति क्या है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है जो इनके कार्यान्वयन को देखती है। तो पंचायती राज का दूसरा और मध्यम स्तर का पंचायत समिति है जो दोनों के बीच की कड़ी है। पंचायती समिति की सदस्य की संख्या भी समिति क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो जो समिति क्षेत्र दिया गया है, ब्लॉक क्षेत्र, उसमें उनकी जो जनसंख्या है उस पर पंचायत समिति की जो संख्या है वो डिसाइड की जाती है। पंचायत समिति में कुछ सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं जो वो पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं, परंतु अभी पंचायतों के अध्यक्ष एक ही समय पर पंचायत समिति के सदस्य नहीं हो सकते। परंतु आज के समय क्या है, जो पंचायतों का अध्यक्ष होता है और पंचायत समिति का अध्यक्ष है वो एक ही नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि एक समय पर कुछ ही ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष इसके सदस्य हो सकते हैं। तो कुछ ही गिने चुने ग्राम पंचायत होते हैं उसके सदस्य इसके वो बनते हैं। तो अगला है इसमें जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद पंचायती राज का सबसे उच्च स्तर है। तो जिला स्तर है ये क्या है, ये जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था है ना, हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था, इसमें सबसे उच्चला स्तर किसका है, जिला परिषद का है। इस संस्था के लिए कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन लेते हैं जो कुछ एक सीमित क्षेत्र डिसाइड किया जाता है, जिला एक डिस्ट्रिक्ट का। इसमें क्या है, ये उनकी जनसंख्या के हिसाब से इनकी जनसंख्या डिसाइड की जाती है और फिर डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होती है क्योंकि यह भी जनसंख्या पर आधारित है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषदों के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये जिला परिषद के बारे में है। तो जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं, जिसे क्या है अध्यक्ष बोला जाता है, उसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से चुना जाता है। जो सदस्य जिला परिषद के होते हैं वो क्या है, जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। फिर जो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चेयरपर्सन का डिसाइड किया जाता है कि कौन चेयरपर्सन बनेगा। वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष को भी इसी प्रकार चुना जाता है। जिला परिषद की सभा सब 1 महीने में एक बार की जाती है। जो इनकी सभा है वो महीने में एक बार की जाती है। विशेष मामलों पर इनकी चर्चाओं के लिए विशेष बैठक की जा सकती है। विषय समितियां भी इसमें बनाई जाती है। तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपनी रिपोर्ट द्वारा जो सिफारिश पेश की थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना करना। इसके साथ साथ कुछ दूसरी सिफारिशें भी थी जो समिति ने दी, वे इस प्रकार हैं। तो कुछ इसके त्रिस्तरीय अलावा क्या क्या सिफारिशें थी उनके बारे में बताते हैं। तो पहला है विकास कार्यों के लिए गांव से बड़ा और जिलों से छोटा क्षेत्रीय इलाका बनाया जाए, जिसे पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। तो गांव और जिले के बीच में ब्लॉक का निर्माण किया जाए। फिर इसके बाद क्या है, खंड बनाने का जो प्रस्ताव दे दिया था वो इसके बारे में बात की गई है। तो इसमें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में बात की गई है कि इसमें क्या किया जाए, ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाए। इसके साथ क्या क्या है, स्वीकार किया गया कि कार्यकारी और विचारात्मक कार्य अलग अलग होने चाहिए। जिसमें संक्षेप में अगर बताएं तो समिति ने 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। संगठन का आंतरिक संगठन किया था, कार्य, वित्त, कार्मिक ढांचा और इस प्रकार की संस्थाओं पर नियंत्रण की व्यवस्था आदि से संबंधित अनेक सिफारिशें की थी। तो इसमें क्या क्या है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यकारी विचारात्मक कार्यों का प्रथिकरण, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। तो इस प्रकार इन्होंने इसकी सिफारिश की थी, जो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संघवाद एवं उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के बीच की हमें व्याख्या करनी है। इनके बीच में जो संबंध है इनकी व्याख्या करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या जानना है, संघवाद और उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के बीच में क्या संबंध है। आपको बताना है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसने विभिन्न क्षेत्रों की स्वायत्तता संबंधी मांगों को किस प्रकार समायोजित किया है, इस आंदोलन ने भारतीय संघवाद को कैसे प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसमें सबसे पहले भारत के बारे में बताना है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जो कि विविधतापूर्ण देश है, जहाँ पर भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्रीय, जातीय आधार पर बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था को अपनाया था। संघवाद का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का संतुलन स्थापित करना था। तो जो संघवाद का उद्देश्य क्या था, मेनली केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का संतुलन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं में लोकतांत्रिक ढंग से समायोजित करना था। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन सा, जो भारतीय राष्ट्र की अवधारणाएं, मुख्य धारणाएं हैं। अब इसमें बात करते हैं संघवाद और उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन का संबंध क्या था। इन संबंधों के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है। तो आपको इसमें डायरेक्ट निकला, इसमें हेडिंग बना के बात करनी है।
सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है संघवाद और उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन का संबंध। इसमें आपको पहले नंबर पर क्या डालना है, संघवाद क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति देता है। तो संघवाद है वो राज्य और क्षेत्रों को अपनी पहचान, संस्कृति और हितों की रक्षा करने के अवसर प्रदान करता है। इससे क्षेत्रीय असंतोष और लोकतांत्रिक माध्यम मिलता है। दूसरा इसमें क्या आएगा, हमारा संविधान में राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 2, 3, 4 ये दे रखे, अनुच्छेद 2, 3, 4। इसमें संसद को नए राज्यों के गठन, सीमाओं में परिवर्तन और राज्य के नाम बदलने का अधिकार दिया जाता है। इसी प्रावधान के कारण क्या है, विभिन्न क्षेत्रीय मांगों को संवैधानिक रूप से पूरा किया जा सका है। फिर इसमें क्या है, भाषाई राज्यों का गठन भी हमें देखने को मिला था। तो भाषाई राज्यों का गठन के बारे में बात करें तो 1955 में सिफारिशों के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इससे क्षेत्रीय पहचान को सम्मान मिला और अनेक आंदोलन शांत हो गए थे। फिर इसमें फोर्थ हेडिंग डालनी है आपको, नए राज्यों का निर्माण। जो संघीय व्यवस्था ने समय समय पर नए राज्य हैं उनकी मांगों को स्वीकार किया था। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें बहुत सारे राज्य इन्होंने स्वीकार किए थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ जो कि बिहार से अलग, उत्तरांचल और झारखंड 3 नए राज्यों का गठन। तो इस प्रकार क्या है, छत्तीसगढ़ जो कि 2000 में निर्माण हुआ था, झारखंड का 2000 में, उत्तराखंड का 2000 में, तेलंगाना का 2014 में। तो नए राज्यों का निर्माण, इन राज्यों के गठन से क्षेत्रीय असंतोष में लोकतांत्रिक समाधान मिला था। फिर इसमें 5वीं हेडिंग आपको क्या डालनी है, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता में संतुलन बन गया था। कैसे बन गया था, तो भारतीय संघवाद की विशेषता यह है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों को स्वीकार करता है लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बनाए रखता है। इसलिए अधिकांश आंदोलन है वो अलग राष्ट्र की बजाय अधिक स्वायत्तता या अलग राज्य की मांग करते हैं। फिर इसमें 6ठी हेडिंग आप क्या डालोगे, विशेष प्रावधानों की व्याख्या। तो कुछ राज्य को उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण विशेष संवैधानिक और प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इससे स्थानीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच में संतुलन बनाने में सहायता मिली है। 7वां हेडिंग डालोगे, संघवाद की स्थिरता में योगदान कैसे देता है। जो उप क्षेत्रीय आंदोलनों की मांगे हुई थी वो संवैधानिक ढंग से स्वीकार करने के कारण भारत में संघीय व्यवस्था मजबूत हुई। इससे अलगाववादी प्रवृत्ति को कम करने और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने में हमें मदद मिली थी। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो हमें इसमें क्वेश्चन में बताना क्या है, आप समझे क्या इस क्वेश्चन से कि क्या इसमें एक्सप्लेन करना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो विशेषता है उनको बताने के लिए कह रहा है। तो इसमें केवल मेन हेडिंग लिखना ही इनफ नहीं होगा। इसमें क्या है, जो मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत थे कौन कौन से थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्यवस्था थी, वर्ग संघर्ष था, अतिरिक्त मूल्य था और राज्य के सिद्धांत, इनका भी हमें वर्णन करना पड़ेगा इसमें। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या है ये इसमें दी गई हैं कि इसका मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले इसमें इसको विशेषताओं से लिखने पहले इसलिए एक परिचय लिखना कि मार्क्सवाद का जो प्रतिपादन है वो कार्ल मार्क्स ने किया था। इसका प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। मार्क्सवाद क्या है, एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो समाज की संरचना को आर्थिक आधार पर समझाते हैं। मार्क्सवाद का उद्देश्य है शोषण मुक्त और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। तो मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या है, शोषण मुक्त और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले इनकी विशेषताओं के बारे में। तो मार्क्सवाद की पहली मुख्य विशेषता क्या है, पूंजीवाद का विरोध करना। तो मार्क्सवाद कैसे विरोध करता है, मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध करता है। इसके अनुसार क्या है, जो पूंजीवादी वर्ग है ना वो श्रमिकों का शोषण करते हैं और समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न करते हैं। दूसरा है इसमें वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। मार्क्सवादी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं। जो ये क्या मानते हैं, मार्क्सवादी प्रजातंत्री पूंजीपतियों की संस्था मानता है जो कि उनके हितों के लिए श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्सवादी धर्म विरोधी भी है। इन धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा गया है। तो मार्क्सवादी क्या है, धर्म विरोधी है और धर्म को क्या बोला गया है, मानव जाति के लिए अफीम कहा गया है, जिसके नशे में लोग क्या है, ऊँघते रहते हैं। मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है। समाज और राज्य में शासकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष इसमें अनिवार्य है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। तो मार्क्सवाद क्या करता है, मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। तो इसमें जो आपको क्या देखने को मिला है इसकी विशेषताएं मैं बता देता हूँ। पूंजीवाद का विरोध करता है,
वर्ग संघर्ष को शांत करता है, जैसे कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग है ना, इनके दो वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। फिर देखता है इसको। फिर इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को देखता है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, राज्य का सिद्धांत देता है, धर्म के प्रति दृष्टिकोण रखता है, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद रखता है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता है। तो ये हमें इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले क्या आता है, हमने देख लिया था, पहला पॉइंट था पूंजीवादी का विरोध। तो पहली विशेषता में पूंजीवादी का विरोध करता है, कैसे करता है वो आपको लिखना है। दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या है, मार्क्सवाद का ये मूल आधार है। इसके अनुसार अगर बात करें तो संसार की सभी वस्तुएं क्या है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। प्रकृति और समाज निरंतर क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से ये उत्पन्न होता है। विकासवाद, प्रतिवाद, समवाद की प्रक्रिया से ये होता है, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बोलते हैं। इसको आप शायद समझ गए होंगे, इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बोलते हैं। फिर इसके बाद बात हुई है, इसमें प्रकृति अस्थिर है, गतिशील और निरंतर है। तो इसमें किसके बारे में बात किया गया है, प्रकृति के बारे में बात किया गया है कि जो गतिशील है और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो हमारे लिए विश्व की समझने की उसकी गतिशीलता को समझना, दृष्टिगत करना आवश्यक है। मतलब एक जो सारी चीज़ें वो एक दूसरे से परस्पर क्या है, संबंधित हैं। इसके अनुसार वस्तु के विकास में परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वस्तुएं सरलता से अपने ही गुण की दिशा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत उनका रूपांतरण भी होता है और समय समय पर उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता रहता है। परिणामस्वरूप अपने पुराने गुण को त्याग कर नए गुण का धारण कर लेती है। फिर वस्तुओं में जो होने वाले गुणात्मक परिवर्तन है वो धीरे धीरे न होकर शीघ्र और अचानक होने लगते हैं। फिर ये क्या है, इनकी विशेषता बता रहा हूँ मैं सभी आपको। ये द्वंद्वात्मक है ना, तो द्वंद्वात्मक में आपको इतना बड़ा नहीं लिखना। आपको जब मैंने बताया था कि इसमें क्या लिखना है, संसार की सभी वस्तु एक दूसरे से संबंधित है, प्रकृति और समाज निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से उत्पन्न होता है, विकासवाद की, प्रतिवाद की, समवाद की इसकी प्रक्रिया से होता है। इसे बोलते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। फिर दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है। तो कैसे करता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तो मार्क्स के अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं हैं, उसका मूल कारण क्या है, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है, जिसमें राजनीति, धर्म, कानून और संस्कृति आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। समाज को जो आर्थिक ढांचा है वो ही सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करता है। तो ये इतिहास की हमारी आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कैसे बताते हैं, इसमें मार्क्स ने आर्थिक नियति की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी है कि समाज में सदैव से ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। यह एक वर्ग है जिसके पास उत्पादन साधनों का स्वामित्व है। तो जो इसमें क्या करना है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण बताता है कि हमें एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करनी है। मार्क्सवाद का ये अंतिम लक्ष्य ऐसा है कि ऐसा समाज स्थापित करना है हमें जहाँ पर क्या है, शोषण ना हो, निजी पूंजी का प्रभुत्व समाप्त ना हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, वर्ग भेद समाप्त हो जाए। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है। तो इसमें आपको इसका इतना ही लिखना है। फिर इसमें लिखना है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के अनुसार श्रमिक जितना उत्पादन करता है उसका पूरा मूल्य उसे नहीं मिलता है। श्रमिक द्वारा उत्पन्न मूल्य उसे दिए गए वेतन के बीच का अंतर है, उसे बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य। तो अतिरिक्त मूल्य क्या हुआ, जो श्रमिक द्वारा उत्पन्न मूल्य है और उसके जो दिए गए वेतन है उसके बीच का जो अंतर है उसे बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य। यही पूंजीपति का लाभ होता है। वो जो पूंजीपति का लाभ होता है वो क्या होता है, इसके जो अतिरिक्त मूल्य होता है यही उसका लाभ होता है। मार्क्स ने इसे श्रमिकों का शोषण का मुख्य आधार माना है। तो ये हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है मार्क्स का राज्य सिद्धांत। तो मार्क्स के अनुसार क्या है, राज्य का कोई तटस्थ संस्था नहीं है, राज्य का सिद्धांत कोई। तो इनके अनुसार क्या है, राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। तो राज्य क्या करता है, शासक वर्ग है उसके हितों की रक्षा करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य क्या करता है, पूंजीपतियों के जो हितों का है उनको बढ़ावा देता है। इसलिए राज्य वर्गीय शोषण का एक साधन है। तो ये हमने इसमें इसकी प्रमुख विशेषताएं देखी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनको हमने एक एक करके देखा। जो क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ इंप्रूवमेंट लानी हो कि भाई हाँ हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसको आप ऐसे करवाइए,
तो हम आपके लिए वैसे आंसर लेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हमें ऐसे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, या कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके दे सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियां, जिसे लेजिस्लेटिव पावर्स भी बोलते हैं, उसके विभाजन के बारे में बताना है। और इसके साथ आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसने कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उसको संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में किस प्रकार बांटा है, और इसके साथ ही क्या है एक अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है, तो इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप कैसे दोगे, जो भारत एक क्या है संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके और दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार निर्धारित हो रहें। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध होते हैं। इनमें विधायी शक्तियों का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो विधायी शक्तियां हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें विधायी शक्तियों का विभाजन क्या होता है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक, यहाँ लिख लेना 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या बताओगे, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी इसमें सूची आती है राज्य सूची, तीसरी सूची कौन सी आती है इसमें, संवर्ती सूची। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें संघ सूची के बारे में। तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इन विषयों में केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें क्या है, इस विषय में केवल संसद ही कानून बना सकती है। इसके प्रमुख विषय की बात करें तो इसमें आता है रक्षा, विदेशी संबंध, ये जितने हैं ना, युद्ध, शांति, परमाणु ऊर्जा, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, नागरिकता और विदेशी व्यापार, ये सारे जितने मुद्दे हैं ना ये किस में आते हैं, संघ सूची के दायरे में आते हैं। इन विषयों पर पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाए जाते हैं, तो ये संघ सूची के अंदर आते हैं। दूसरी देखते हैं हमारी राज्य सूची। राज्य सूची में स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल है। इन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, 61 विषय आते हैं। तो इसके में अगर मुख्य रूप से देखें तो कौन कौन से मुद्दे आते हैं, जैसे कि इसमें आ गया पुलिस, लोक न्यायालय, ये लोक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और मादक पदार्थों का जो नियंत्रण है, ये विषय राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किए जाते हैं, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसमें संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची के विषयों में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस संवर्ती सूची के अंतर्गत केवल 52 विषय दिए गए हैं। इसमें मुख्य विषय देखें तो दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, वन, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना। तो यदि किसी भी विषय पर केंद्र और राज्य में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। तो ये संवर्ती सूची हमारी, जिसको हमने देखा। इसके साथ ही क्या है, एक सूची और आती है जिसे आप क्या बोलते हो, अवशिष्ट शक्तियाँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो कि विषय संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन्हें क्या बोला जाता है, अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाता है। तो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 248 के अनुसार इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो इसमें अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां हैं, यह अवशिष्ट शक्तियां भी बोलते हैं, इस पर कानून बनाने की शक्तियां संसद को प्राप्त है। इसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं साइबर कानून, नई तकनीकों से जुड़े विषय होते हैं, वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन करके संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के माध्यम से दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार निर्धारित किए हैं, जबकि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को प्रदान की गई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, राज्यों में विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के राज्यों में विकास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो भारत एक क्या है, विशाल देश है, उसमें सभी राज्यों का आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद विकास के अनेक प्रयासों के बावजूद राज्यों के बीच में विकास में असमानता बन गई। यही कारण है कि कुछ राज्य बहुत ज़्यादा विकसित हो गए और कुछ राज्य आज भी पिछड़े हुए हैं। तो राज्यों के विकास की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें क्षेत्रीय असमानता।
तो भारत में क्या है, क्षेत्रीय विकास असमान रहा है। सबसे पहले पॉइंट और बात करेंगे क्षेत्रीय असमानता। भारत में जो विकास का वितरण है वो असमान है। कुछ राज्य बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, कुछ राज्य विकास की दृष्टि से पिछड़ गए। इस कारण जो राज्य के बीच में आय, रोजगार और जीवन स्तर, इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो ये इसमें क्या है, क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है। दूसरा है इसके अतिरिक्त विकास का ध्रुवीकरण। अगर विकास के ध्रुवीकरण की बात करें तो 1960 के दशक से विकास के कुछ विशेष राज्यों में केंद्रित होता गया। तो जो ध्रुवीकरण आया ना, विकास का ध्रुवीकरण, इसके कारण क्या हुआ, जो विकास के कारण हमें जो समृद्ध राज्य हैं जैसे कि गुजरात है, फिर इसके बाद कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें क्या है अत्यधिक विकास होने लग गया। बहुत ज़्यादा विकास किए, लहर पर चल पड़े। और जो पिछड़े राज्य हो गए वो कौन से रह गए, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे क्या है, पिछड़े राज्य रह गए, इनमें कम विकास हुआ। तो ऐसे करके हमें विकास का ध्रुवीकरण देखना पड़ा। विकास का ध्रुवीकरण को देखने के बाद अब हम देखेंगे इसके मध्यम आय वाले राज्यों का अस्तित्व। तो मध्य आय वाले राज्य हैं, उनमें क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो जो पश्चिम बंगाल है वो कभी समृद्ध राज्यों में गिना जाता था, तमिलनाडु ने धीरे धीरे विकास करके समृद्ध राज्यों की श्रेणी प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार क्या है, जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उन्हें मध्यम आय वाले राज्य बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने 2 दे दिए है आपको। एक तो पश्चिम बंगाल है जो पहले समृद्ध था, अभी गरीब हो गया है। एक तमिलनाडु जिसने धीरे धीरे विकास करके अपने को उच्च श्रेणी में रख लिया है। फिर आता है इसमें औद्योगिक और कृषि आधारित विकास। तो इसमें क्या है, भारत के सभी राज्यों का विकास अलग अलग क्षेत्रों पर आधारित है। कुछ जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र है वो औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि भाई जो गुजरात और महाराष्ट्र हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है। जो देश का मेजर इकोनॉमी है वो क्या है, महाराष्ट्र के मुंबई से आती है। उसी प्रकार क्या है, जो पंजाब और हरियाणा है वो कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें भारत की अन्न की टोकरी कहा जाता है। तो औद्योगिक और कृषि आधारित विकास भी है, क्योंकि ये जो गुजरात और महाराष्ट्र है वो हरियाणा और पंजाब के नज़दीक लेते हैं तथा इनके पास क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो कृषि प्रधान ये 2 राज्य क्या है, इनके नज़दीकी हैं, इस कारण इनका विकास भी ज़्यादा है। एक और है कि विकास का प्रसार एक साथ समान नहीं हुआ है। भारत में आर्थिक विकास का लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से नहीं पहुंचा है। जो विकसित राज्य हैं उनका विकास आसपास के राज्यों से पर्याप्त रूप से नहीं फैला है। उसी प्रकार इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानताएं बन गई। धीरे धीरे क्या है, क्षेत्रीय असमानता हमें देखने को मिली। फिर इसके साथ क्या है, जो आधारभूत संरचना है उसकी कमी हमें देखने को मिली। तो भारत की असमान आर्थिक समृद्धि है, जैसे कि सड़क, रेल, शिक्षा, बिजली, संचार जैसी सुविधाओं के विकास को प्रभावित करती है। जिन राज्यों के आधारभूत सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है, वहाँ विकास की गति अधिक रही है। अब बात करते हैं इसमें निवेश और उद्योगों का सैकेंद्रीकरण भी देखने को मिला है। उद्योग और कुछ निवेश हैं जो चुनिंदा राज्यों में केंद्रित रहे हैं। रोजगार के अवसर भी उन्हीं क्षेत्रों को अधिक मिले हैं। जैसे कि अगर मान सकते हो कि आप अगर एनसीआर के पास देखोगे तो गुड़गांव में और फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अगर वहाँ पर आप देखोगे तो हरियाणा का मेजरली कॉन्ट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा इकोनॉमी का वो किसका है, गुड़गांव और फरीदाबाद का। उसी प्रकार पूरे देश की कंट्री की बात करें तो मुंबई का सबसे ज़्यादा हिस्सा है इसमें। तो जो रोजगार के अवसर भी हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। जो अन्य राज्य है वो इससे आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। फिर इसमें क्या है, क्षेत्रीय गरीबी हमें देखने को मिलती है। क्षेत्रीय गरीबी की समस्या है। कई राज्यों में उद्योगों और निवेशों की कमी के कारण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। विशेष रूप से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या अधिक दिखाई देती है। फिर इसी के साथ क्या है, संतुलित विकास की आवश्यकता भी है। हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय विकास के लिए क्या है, पिछड़े राज्यों में निवेश बढ़ाया जाए, उद्योगों का विस्तार किया जाए, राज्य रोजगार है और आधारभूत सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाए। ऐसे करके क्या कर सकते हैं, भारत में राज्यों का जो विकास है वो असमान रहा है, टोटली बोल सकते हो आप। जो कुछ राज्य वो औद्योगिक और कृषि के विकास के कारण समृद्ध हो गए, जबकि कई राज्य क्या है अभी भी विकास की मुख्य धारा से पीछे हैं। इसलिए संतुलित क्षेत्रीय विकास भारत की प्रमुख आवश्यकता है। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेहरूवादी काल के दौरान भारत में नेतृत्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, नेहरूवादी काल जो कि 1947 से 1964 का रहा है, इसके दौरान भारत के नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। तो इसमें आपको क्या बताना है, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। तो स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू का जब तक नेतृत्व रहा था उसमें भारत की राजनीति, भारत की शासन व्यवस्था और भारत की विकास नीतियों की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें जिक्र करते हैं इसके परिचय की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक का समय है वो भारतीय राजनीति में नेहरूवादी युग कहलाता है। इस काल में नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण, लोकतंत्र की स्थापना और आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा को तय करने में भूमिका निभाई थी। क्योंकि उस टाइम देश हमारा बहुत पिछड़ा हुआ था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो देश को
बिल्कुल ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाने में बहुत मुश्किलात आती हैं। एक होता है कि आप जब स्टार्टिंग करते हो, स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होती है, और आप उस चीज़ को फ्लो में चलाना है, चलती हुई चीज़ को आप चला सकते हो, लेकिन जो चीज़ बैठी हुई है, ख़राब है, उसको ठीक करके फिर उसको धकेलना और फिर उसको ऊपर ऊंचाई तक ले जाना वो बहुत मुश्किल है। तो जो इसका काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? जो नेहरूवादी काल है उसकी विशेषता देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये इतना विशेष है। जो नेहरूवादी काल है उसके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो जैसे जैसे मैं हेडिंग बताता जाऊँ वैसे हेडिंग नोट करते जाना। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली हेडिंग डालना लोकतांत्रिक नेतृत्व। जो नेहरू है वो लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की परंपरा स्थापित की गई, लोकतांत्रिक संस्थाओं का इन्होंने विकास किया। तो उनके काल में लोकतांत्रिक नेतृत्व का बहुत ज़्यादा वो प्रबल समर्थक थे। फिर दूसरा पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने बल दिया था। नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान दिया जाए, राज्य को धर्म से अलग रखने का प्रयास किया जाए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाए। मतलब उनका एजेंडा था राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ भी आगे नहीं, देश से ज़्यादा सर्वोपरि कुछ नहीं, ना धर्म ना जाति ना कुछ और। तो उनके लिए क्या था? राष्ट्रीय एकता को उन्होंने मजबूत किया था। तीसरी हेडिंग डालना है उनके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था उन्होंने। तो नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया, भारी उद्योगों की स्थापना की गई, योजनाबद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने का हमें मौका मिला इनके राज्य में। चौथा है समाजवादी दृष्टिकोण था इनका। नेहरू क्या थे? सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर थे। भूमि सुधार कार्यक्रम इन्होंने लागू किए थे। गरीबी एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिला है। पांचवा है इनका गुट निरपेक्ष विदेश नीति। तो नेहरू ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति गुट का समर्थन नहीं किया, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हो गई थी उस टाइम। भारत का ये था कि भाई हाँ इनकी मजबूत स्थिति है। इन्होंने ऐसी नीति अपनाई थी जिससे क्या है, ये किसी एक पक्ष का ना होकर सभी पक्षों में इन्होंने बराबर भूमिका निभाई थी। गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी विदेश नीति में, जिस कारण सभी देश हमारा समर्थन करते थे। फिर इसकी सिक्स्थ हेडिंग डालनी है हमें, विज्ञान और तकनीकी को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो नेहरू ने आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। वैज्ञानिक संस्थानों की इन्होंने स्थापना की, IIT, IIM और एम्स वगैरह इन्होंने इन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। R&D पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, ताकि देश को आगे जाकर स्पीड और टेक्नोलॉजी के मामले में जाकर देश की उन्नति हो सकती है, और किसी क्षेत्र में जाकर हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इसी की बजाय हमारा जो पाकिस्तान था हमारे साथ आज़ाद होकर क्या है वो विनाश की सीढ़ियों पर चल पड़ा, क्योंकि उन्होंने धर्म को अपनाया था, धर्म को सर्वोपरि लेकर चले। उन्होंने विकास की तरफ उन्मुख ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तकनीकी वगैरह से उनका कोई वास्ता नहीं था। इसी प्रकार क्या है, नेहरू इसके बिल्कुल अपोजिट थे। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा दिया था, औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, भारत की जो आधुनिक भारत है के निर्माण की उन्होंने नींव रखी थी। सातवां पॉइंट इसका क्या आएगा? कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो इस काल में कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व था। केंद्र और अधिकांश राज्यों में क्या थे, कांग्रेस की सरकारें थी। तो लोगों को क्या थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता था, क्योंकि केंद्र और राज्यों में भी दोनों में कांग्रेस का प्रभुत्व था। इसे कांग्रेस प्रणाली का दौर भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व बहुत ज़्यादा प्रभावी था। फिर आठवां पॉइंट आपको इसमें क्या डालना है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेतृत्व का समन्वय। तो नेहरू के नेतृत्व में केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित किया। राष्ट्रीय नीतियां केंद्र द्वारा बनाई जाती थी, उनका क्रियान्वयन राज्यों के माध्यम से किया जाता था, विकास कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जाता था। तो जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर का नेतृत्व था उसमें बहुत ज़्यादा समन्वय था, क्योंकि केंद्र और राज्यों में सभी सरकारें कांग्रेस की थी। तो जो ऑर्डर केंद्र से पास हो गए वो राज्य में लागू होना ही था। तो इनका नेतृत्व में समर्थन था। नौवां है इनका विपक्षी नेतृत्व है उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका थी। हालांकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, फिर भी विपक्षी नेताओं ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें अगर प्रमुख नेता को जाने तो पहले आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया जी आते हैं, जयप्रकाश नारायण, EM नबूदिरायपाद, ये इसमें क्या आते हैं, प्रमुख नेता थे जो कि इसके विपक्षी नेताओं की इन्होंने भूमिका निभाई थी। इन नेताओं ने क्या किया कि सरकार की नीतियों की आलोचना की और लोकतंत्र को मजबूत बनाया। लोकतंत्र की एक खासियत होती है, जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा। एक
मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र की हमेशा से खासियत रही है। अगर आपका लोकतंत्र मजबूत है तो आपका विपक्ष मजबूत होगा, अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं है तो आपका लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। एक इनका 10वां पॉइंट और बताते हैं जो हाईलाइट करते हैं, आधुनिक भारत की इन्होंने नींव रखी थी। जो नेहरूवादी नेतृत्व था उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया, आर्थिक नियोजन को बढ़ावा दिया, सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य किया, आधुनिक राष्ट्र निर्माण का आधार तैयार कर लिया था। तो ये इनके क्या थे, आधुनिक भारत की इन्होंने नींव रखी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो इसका क्या है, कंक्लूजन कैसे निकालोगे? जो नेहरूवादी काल है भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गुट निरपेक्षता, योजनाबद्ध विकास की नींव रखने वाला काल था। नेहरू के नेतृत्व ने आधुनिक भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई और देश को स्थिर लोकतंत्र की दिशा प्रदान की। जो उन्होंने बेसिक फाउंडेशन दी है उसका आज भी सरकारों को फायदा मिल रहा है, जिसके कारण क्या है, आज की सरकार उनको मेंटेन भी नहीं कर पा रही जो उन्होंने उस टाइम प्रोवाइड करा दी थी। तो जो उन्होंने किया है उनका अगर मेंटेन करके उन्हीं रास्तों पर चल पड़े तो भी देश का विकास हो सकता है। तो ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, इनको छोड़कर हमारे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 1990 के दशक में, 1990 के दशक से भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको 1990 के दशक के बाद भारत की दलीय व्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको बताने के लिए इसमें बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, इसका परिचय देना है। तो 1980 से लेकर 1990 के दशक के बाद जो भारतीय दलीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले। कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व का अंत हो गया था और बहुदलीय गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया था। इस अवधि में जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हो गया था और क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। तो 1980-90 के दशक के बाद है भारत में बहुदलीय व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं और इनकी पहचान हमें देखने को मिली थी। तो इसमें आपको क्या देखना है, 1990 के दशक के बाद भारतीय दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें आपको क्या क्या देखने को मिला उसमें देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी इन्होंने ऐसे डिस्क्राइब कर रखा है, तो आपको क्या है, इसको पॉइंट वाइज लिखना है। इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता क्या थी, कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हो गया था 1990 के बाद। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस भारतीय राजनीति की प्रमुख शक्ति रही थी, लेकिन 1990 के दशक तक उनका प्रभुत्व कमजोर होने लगा। कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी, राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव कम हो गया था, एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। दूसरी विशेषता क्या है इनकी, बहुदलीय व्यवस्था का उदय हो गया था। 1990 के दशक के बाद भारत में बहुदलीय राजनीति मजबूत हो गई थी, अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सक्रिय हो गए थे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, किसी एक दल का पूर्ण प्रभुत्व समाप्त हो गया था। थर्ड आता है गठबंधन राजनीति का विकास हो गया था। इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, गठबंधन सरकारों का गठन था। राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख गठबंधन उभरे, भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, दो गठबंधन हमें देखने को मिले। इससे भारतीय राजनीति में गठबंधन के युग की शुरुआत हुई। चौथी विशेषता इसमें क्या है, भाजपा का विस्तार हो गया था। 1990 के दशक के बाद भाजपा का प्रभाव तेजी से बढ़ा, हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा मजबूत हो गई, हिंदुत्व एवं राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से उन्हें समर्थन मिला। भारत भाजपा है वो राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख शक्ति बनकर उभरी। तो भाजपा का शुरू से एजेंडा रहा है कि उनका जो हिंदी भाषी राज्य है और जो हिंदू राष्ट्र की भाषा को आवाज़ को लेकर जो वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसको क्या है उन्हें प्रबल उससे सहायता मिली है। आज के दिन भी शासन है, उनके मुख्य मुद्दे क्या रहते हैं, यही रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान और ये ऐसी चीज़ें रहती हैं। उनके बेसिक एजेंडे हैं वो उनसे थोड़ा दूर हटके रहते हैं। उन्होंने कभी भी विकास के नाम पर इन चीज़ों पर कभी वोट नहीं मांगा। उनके वोट मांगने का तरीका यही था कि भाई हाँ हिंदू खतरे में है, ये खतरे में, ऐसे वैसे। बाकी देश में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो जनता के सामने समक्ष दिखाई देती हैं उन मुद्दों में ये मुद्दे हाईलाइट हैं। अगले हैं 5वें नंबर पर, क्षेत्रीय दलों का उस टाइम उदय हो गया था। तो इस काल में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा था। प्रमुख क्षेत्रीय दल उसमें क्या थे, DMK, AIDMK, TDP, शिवसेना, अकाली दल वगैरह थे। और हरियाणा में था इंडियन नेशनल लोक दल वगैरह, अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया था। तो इन दलों ने राष्ट्रीय और राजनीति दोनों को प्रभावित किया था। फिर इसके बाद छठी विशेषता इसकी क्या रही है, राज्यों में अलग अलग दलीय प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बहुत भिन्न भिन्न रहा था। कुछ राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था विकसित हो गई थी, कुछ राज्यों में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बनी थी, कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व स्थापित रहा था। फिर इसका 7वां पॉइंट क्या आएगा, 7वां आएगा, राष्ट्रीय और राज्य राजनीति में अंतर हमें देखने को मिला। जो राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला है दो बड़े गठबंधनों के बीच में रहा था, जबकि राज्य स्तर पर राजनीतिक समीकरण अलग अलग रहे थे। उदाहरण के लिए अगर बात करूं मैं, किसी एक स्टेट में देख लो या कि अन्य स्टेट में देख लो, अगर आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में क्या है, जो DMK है, AIDMK है, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी। उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे तो आप भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बीच में मुकाबला था। तो जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला था। इसमें 8वीं विशेषता हमारी क्या होगी, चुनावी राजनीति का क्षेत्रीयकरण हो गया था। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व क्या चुनाव में अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। तो क्या है, इस टाइम देश में मुद्दे विकास, एजुकेशन, रोजगार
और इन चीज़ों से भटक कर किस पे चले गए थे, क्षेत्रीयवाद पर, जातीय समीकरण पर, धार्मिक, इन चीज़ों पर ज़्यादा उजागर हुए थे। तो चुनावी राजनीति का क्षेत्रीयकरण हो गया था। इससे राज्य स्तर की राजनीति का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी बढ़ गया था। इसकी 9वीं विशेषता है दलीय व्यवस्था है जो हमारी, तो दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण हो गया था। तो 1990 के बाद राज्यों में दलीय प्रतिस्पर्धा के कितने आपको स्वरूप दिखाई दिए वो देखते हैं। इसमें 4 स्वरूप देखने को मिले। पहला स्वरूप कौन सा था, 2 दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। फिर दूसरा क्या, 3 या अधिक दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। तीसरा कौन सा देखने को मिला, 4 दलों के बीच में थी। फिर 5वां क्या था, 2 प्रमुख दलों के बीच में तीसरे दल का उभरना था। तो ये इसमें क्या है, दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण हमें देखने को मिला था। तो 1990 के दशक के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए। कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हो गया, भाजपा का विस्तार हुआ, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। गठबंधन की राजनीति के विकास ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और बहुलतावादी बना दिया था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहा है, जो कि इसकी विशेषताओं को हमने एक एक पॉइंट वाइज देखा है। तो आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, स्वतंत्रता पूर्व के काल में दलित आंदोलन की विशेषता की चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता से पहले भारत में हुए जो दलित आंदोलन है उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसके एक परिचय बताना होगा। तो दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, दलन किया हुआ या दबा हुआ, शोषित या उत्पीड़ित व्यक्ति। भारत में दलित आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, जातिगत शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना और दलितों को समान अधिकार दिलाना था। स्वतंत्रता पूर्व काल में इस आंदोलन ने सामाजिक न्याय समानता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ दलित आंदोलनों के जो विशेषता हो उस पर हमने क्या दिया, इसमें एक परिचय दिया था। अब इसकी एक एक करके इसकी दलीय हमारे जो दलित हैं इनके जो ऊपर आंदोलन हुए थे उनकी जो विशेषताएं हैं स्वतंत्रता पूर्व, उनको एक एक करके देखते हैं। तो इसमें विशेषताओं में देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और पॉइंट वाइज भी नहीं लिखा गया है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी है, सामाजिक समानता का इसमें आंदोलन देखने को मिला। तो इसमें क्या हुआ कि जो दलित आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज में जो ऊंच नीच है, जातिगत भेदभाव है, उसको समाप्त करना था। समान सामाजिक अधिकारों की मांग की गई थी, दलितों को सम्मानजनक जीवन दिलाने का प्रयास किया गया था। तो ये हमारे सामाजिक समानता का आंदोलन था। दूसरी विशेषता क्या थी, अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष देखने को मिला। जो दलित आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, अस्पृश्यता का विरोध था। मंदिर प्रवेश का अधिकार, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग का अधिकार, सामाजिक बहिष्कार का विरोध। तो ये अस्पृश्यता के विरुद्ध हमारा संघर्ष देखने को मिला। तीसरी विशेषता थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया था इन्होंने। यह आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध था। जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया गया, सामाजिक न्याय और समान अवसरों की इसमें मांग की गई थी। चौथा इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, शिक्षा पर विशेष बल। दलित नेताओं ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है। दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया, सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। तो शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। पांचवी विशेषता है ज्योतिराव फुले का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो ज्योतिराव फुले को भारत में दलित आंदोलन का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, सामाजिक समानता और शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। छठा इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नेतृत्व देखने को मिला। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया। उनके नेतृत्व में जो 1924 में एक क्या हुआ था, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 की स्थापना की गई थी। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाए गए थे और दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी। फिर इसके बाद हमारा सातवीं विशेषता क्या है, स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बल देखने को मिला था। तो इसमें क्या है कि जो दलित आंदोलन थे उन्होंने दलित समुदाय में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना विकसित की, सामाजिक चेतना का प्रसार हुआ, अपने अधिकारों के प्रति इनकी जागरूकता बढ़ गई थी। फिर आठवीं विशेषता ये है कि संगठन निर्माण की प्रवृत्ति देखने को मिली। दलित हितों की रक्षा के लिए अनेक संगठनों का गठन किया गया। इसमें प्रमुख संगठन की बात करें तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका नेतृत्व किया था। फिर दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 1936 में, फिर अनुसूचित जाति संघ 1942 में गठित किया गया था। तो ये संगठन निर्माण की प्रवृत्ति थी। फिर इसमें नौवीं विशेषता है राजनीतिक भागीदारी की मांग की गई थी। तो इसमें क्या है, जो दलित आंदोलन थे वो सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था। उसमें क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई, सरकारी नौकरी और शिक्षा में अवसरों की मांग की गई, आरक्षण की अवधारणा को समर्थन मिला। फिर इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसकी एक खासियत और देखने को मिली। तो जो 10वां पॉइंट है, हमारी 10वीं विशेषता है गांधी जी और हरिजन आंदोलन। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहा और उनके उत्थान के लिए हरिजन आंदोलन चलाया, जो कि 1932 में अस्पृश्यता विरोधी संगठन की स्थापना थी। 1933 में क्या किया, हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। तो 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन और
32 में अस्पृश्यता विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये हमारे कुछ इसकी विशेषताएं थी जो कि हमने देखा दलित आंदोलन के बारे में, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व था। तो स्वतंत्रता पूर्व दलित आंदोलन क्या थे? सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों का आंदोलन था। ज्योतिराव फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने दलितों के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन आंदोलन ने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन को मजबूत नींव प्रदान की। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किसी 2 पर लिखने हम इसको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए, हम चारों पर इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई सा भी आ सकता है, तो आपको सभी के आंसर देने हैं। पहला है इसमें शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया भी था, आया हुआ था, कार्ल मार्क्स ने किया था और फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? आर्थिक व्यवस्था समाज की आधारशिला होती है, जबकि राजनीति, कानून और जो संस्कृति है वो अधिसंरचना का इसका भाग होती है। तो इसमें क्या है जो हमें मेनली देखने को मिलेगा, जो इस सिद्धांत में के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, तो वो देखेंगे। तो इस सिद्धांत में आप हेडिंग डालना, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? अर्थव्यवस्था राजनीति को प्रभावित करती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट डालना इसमें समाज में जो वर्ग संघर्ष है वो परिवर्तन का मुख्य कारण है। तीसरी हेडिंग डालना उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग सत्ता पर भी नियंत्रण रखना है। जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखेगा वो क्या है? वर्ग सत्ता पर भी नियंत्रण रखेगा। चौथी हेडिंग डालना कि राजनीति का अंतिम निर्धारण आर्थिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण का जो मुख्य बात करें तो कृषि संबंधों, भूमि जो सुधार है, किसान आंदोलन है और श्रमिक आंदोलनों के अध्ययन से किया गया है। इस क्वेश्चन का आप निष्कर्ष दोगे तो शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण समाज और राजनीति की व्याख्या आर्थिक आधार और संघर्ष, वर्ग संघर्ष के माध्यम से करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने इसमें देखा। अगला देखते हैं हम इसका बी क्या है? शासन का प्रश्न क्या है? तो शासन का प्रश्न देखेंगे। शासन और उप क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों का आपस में संबंध है। शासन का अर्थ है एक राजनीतिक प्रणाली द्वारा दिए गए मापदंडों का पालन करना, जैसे कि पारदर्शिता, समावेशिता, प्रभावशीलता, जवाबदेही और कानून के नियम का इत्यादि करना। इसका अर्थ है कि व्यवस्था में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो शासन का प्रश्न क्या है कि हमारी व्यवस्था में कोई भ्रष्टाचार नहीं है और कार्य लोकतांत्रिक ढंग से किए जा रहे हैं। तो अगर लोकतांत्रिक ढंग से कार्य किए जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। लोकतांत्रिक ढंग से ना कार्य होते हैं, ना इसमें भ्रष्टाचार रोका गया है। क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग इसलिए उठती है क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी शिकायतों का समाधान राज्य द्वारा नहीं किया जा रहा। तो स्वायत्तता की मांग क्यों उठती है? जब लोगों का समाधान नहीं होगा तो स्वायत्तता की मांग ही उठेंगी, और क्या होगा? जिसका वे हिस्सा थे। बड़े राज्यों में, विश्व में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, जो लोग राज्य के विभाजन का समर्थन करते थे उनका मानना था कि बड़े राज्य सुचारू रूप से शासन नहीं कर सकते, उनका शासन में समरूपता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। अगर आप देखोगे तो उसका कंट्रोल एक हाथ में है, उसको अलग अलग जगह से रिपोर्ट देनी पड़ती है, और इस प्रकार क्या है बहुत सारे लोग क्या है हास्यकरण पर खुद को महसूस करते थे। इस कारण क्या है वो अलग स्टेट की, अलग डिस्ट्रिक्ट की जो भी मांग करते हैं वो करते रहते हैं। अलग राज्य की मांग है वो सभी उदाहरणों में यह दलील दी जाती है कि नए राज्य सुशासन के सभी मापदंडों को अच्छी प्रकार से पूरा करेंगे और वह सभी प्रकार के भेदभाव, असमानता को खत्म कर देंगे। उनका राज्य भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जिससे लोकतांत्रिक शासन सही ढंग से किया जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसको जितना एक्सप्लेन करो उतना ही कम है। शासन का प्रश्न है, आप खुद देख के इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी मीडियम में इसको करवाया गया है। हमारा अगला है DMK राजमन्नार समिति क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो DMK है या फिर राजमन्नार समिति, इसके बारे में क्षेत्रीय दलों ने अधिक शक्ति एवं वित्तीय संसाधनों की मांग के साथ क्या किया था? स्वायत्तता के मुद्दे को उठाया था। जो तमिलनाडु में है DMK पार्टी ने क्या किया? स्वायत्तता के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। 1960 के आरंभ में उन्होंने क्या किया? तमिलनाडु को एक अलग स्वतंत्र संप्रभु राज्य की मांग की। किस आधार पर की? उनकी मांग वो भाषा आधारित स्टेट पर थी कि हमें इस आधार पर अलग कर दिया जाए। बाद में उनकी मांग में वृद्धि करके द्रविड़वाद किया गया, जिसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल शामिल थे। तो इसके बाद में क्या है, इनकी भाषा आधारित जो राज्य की डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में बढ़ गई। केंद्र ने इस मांग को देश की अखंडता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। केंद्र सरकार ने इन अलगाववादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1960 के दशक में 16वें संविधान संशोधन की पहल की, जिसमें अलगाववादी विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इनको एक खतरे के रूप में माना कि ये आज जो कर रहे हैं वो कल को क्या हो सकता है, एक खतरा भी हो सकता है, देश की अखंडता, एकता टूट सकती है। तो 16वें संविधान संशोधन की पहल की, जिसमें अलगाववादी विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण विधेयक भारत की अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए था। संशोधन के परिणाम स्वरूप DMK ने भी अपने रुख को बदल दिया, संप्रभु द्रविड़ की मांग को त्याग दिया। हालांकि राज्य की स्वायत्तता की मांग को बार बार उठाया गया था। तो ये क्या है,
संविधान के द्वारा इस मांग को दबा दिया गया था, लेकिन बार बार क्या है इस मांग को उठाया गया। 1969 में डीएमके के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन करना, राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सावधानी संशोधन का सुझाव देना। इस समिति द्वारा कुछ सिफारिशें की गई, जिसमें अनुच्छेद 356 को हटाना था, योजना आयोग को हटाना था, वित्त आयोग की स्थायी निकाय बनाना था, केंद्रीय और समवर्ती सूची में से कुछ विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित करना और तीनों सूचियों में विषयों के पुनर्वितरण के लिए उच्च समिति की नियुक्ति करना। तो ये इनके मुख्य मुद्दे थे जिन्होंने इन पर प्रकाश डाला है। अगला है केरल मॉडल पर बात करते हैं। बहुत है, सभी मॉडल पर, गुजरात मॉडल पर भी बात होगी, तमिलनाडु मॉडल, पंजाब मॉडल, सभी पर बात की जाएगी क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर केरल मॉडल है वो एजुकेशन पर डिपेंडेंट है, तो केरल मॉडल की जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्धियाँ हैं उसका वर्णन करेंगे। जो केरल मॉडल का विकास है वो ऐसा मॉडल है जो आर्थिक वृद्धि की अपेक्षा क्या है, मानव विकास की अधिक महत्व देता है। तो जो केरल मॉडल है वो मानव विकास पर बल देता है, मानव विकास सूचांक का बना रहा है। तो केरल के विकास को 1975 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में रोल मॉडल बताया गया था। तो इस मॉडल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहली विशेषता है कि इसमें शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, स्वास्थ्य सेवाएं है उसका व्यापक विस्तार किया गया था, उच्च साक्षरता दर पर फोकस किया गया, महिलाओं की अधिक भागीदारी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलन। अगर आज भी आप केरल में जाओगे तो उनके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ऐसे हैं कि प्राइवेट से अच्छे लगेंगे, आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा प्रॉपर प्रोसीजर है, आप क्या देख भी सकते हो, लेकिन उनको दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि आज की मीडिया उन चीज़ों को दिखाती नहीं है। आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओगे, सरकारी में जाओगे, नहीं जाओगे, आपको पता है आप वहाँ मारे जाओगे, कोई चोहा काट देगा, कोई कुछ कर देगा। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहोगे, नहीं पढ़ाना चाहोगे। क्या पता जो मिड डे मील है उसमें आपका बच्चा मरा हुआ मेंढक वाला खाना खा ले, जहरीला खाना खा ले और उससे मर जाए। तो हर देश कहानी आपको सुनने को मिलती है, किसी हॉस्पिटल में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, कहीं पोटी का पानी पी रहे किसी को, तो ऐसे देखने पड़ रहा है। लेकिन केरल इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो केरल का जो विकास मॉडल है वो शिक्षा पर बल है, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक है, उच्च साक्षरता दर है, महिलाओं की भागीदारी है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलित विकास है, कल्याणकारी नीतियों का प्रभाव इसमें हमें देखने को पड़ा है, सहकारी समितियों और पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ है। जो अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन जी ने और जया द्रेज ने केरल मॉडल को मानव विकास का सफल उदाहरण बताया है। इस मॉडल के सामने कई मुद्दे थे जो सामने उभर कर आए, इसमें कुछ कष्ट भी थे। इसमें क्या कष्ट देखने को मिले हमें, बेरोजगारी, जो प्रवासी आय है उस पर निर्भरता थी, औद्योगिक विकास की सीमाएं थी। इसमें क्या है, आपने मानव विकास तो कर दिया लेकिन औद्योगिकरण का विकास नहीं हुआ, उसकी जैसी सीमाएं, इसकी चुनौतियाँ बन के उभरी। जो केरल मॉडल है वो मानव विकास पर आधारित है, इसका विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो ये चीज़ें इसके निष्कर्ष हमने देखा कि हमने केरल मॉडल के बारे में जाना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 10वां कंप्लीट हो गया। तो 10 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में जाकर देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप इनको जरूर ध्यान से देखिएगा, जो हमारी आने वाली 2-3 वीडियो और हैं उनको भी कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, किसके नहीं आ सकते। तो इसके लिए फोकस रखें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।